हेलो गाइस व्हाट्सअप। आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू सशक्त एजुकेशन। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं 8th क्लास एनसीईआरटी ज्योग्राफी की सेकंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर अपलोड कर चुकी हूँ, प्लीज़ आप जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट ऑन करेंगे, मैंने उसमें 6th 7th की कंप्लीट करवा दी है और नेक्स्ट मैं 8th करवाने के बाद फिर 9th 10th 11th 12th ज्योग्राफी करवाऊँगी। उसके बाद फिर अदर सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आज इस चैप्टर में देखते हैं क्या है। भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। ठीक है, आओ कुछ करके सीखें। जिस प्रदेश में आप रहते हैं उस प्रदेश में भूमि, मृदा के प्रकार तथा जल उपलब्धता का प्रेक्षण करें। अपनी कक्षा में परिचर्चा करें कि किस प्रकार लोगों की जीवन शैली इनके द्वारा प्रभावित हुई है। तंजानिया, अफ्रीका के एक छोटे गांव में माम्बा पानी लाने के लिए प्रातः शीघ्र उठती है। उसे बहुत दूर जाना पड़ता है और वह कुछ घंटों के बाद लौटती है। इसके उपरांत वह, जैसे कि आप जानते ही हैं, एनसीईआरटी में एक स्टोरी से शुरू करता है, तो इसमें भी एक स्टोरी दी हुई है। तो इसके उपरांत तंजानिया अफ्रीका के एक छोटे गांव में माम्बा पानी लाने के लिए प्रातः शीघ्र उठती है। उसे बहुत दूर जाना पड़ता है और वह कुछ घंटों के बाद लौटती है। इसके उपरांत वह घर के कार्यों में अपनी माँ का हाथ बटाती है और अपने भाइयों की बकरियों की देखभाल में मदद करती है। उसके पूरे परिवार के पास उनकी छोटी झोपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है। माम्बा के पिता कठिन परिश्रम के बाद मात्र कुछ मक्का और सेम ही उगा सकते हैं। फिर भी यह उनके परिवार के साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। पीटर न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है, जहां उसका परिवार ऊन प्रक्रमण करने का कारखाना चलाता है। प्रतिदिन जब पीटर स्कूल से लौटता है, वह अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। उनका भेड़ों को बड़ा कुछ दूरी पहाड़ियों से लगे हुए एक विस्तृत घास के मैदान पर स्थित है। वहाँ नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंधन किया जाता है। पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जियां भी उगाता है। माम्बा और पीटर विश्व के दो विभिन्न स्थानों में रहते हैं और उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। वह विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकियों के उपयोग की भिन्नता के कारण है। इन स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है। भूमि, सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं हैं। मुख्यतः भूमि और जलवायु के विभिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। उबड़ खाबड़ स्थलाकृति, पर्वतों के तीव्र ढाल, जलाक्रांत, संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र एवं सघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल अथवा निर्जन हैं। उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसलिए ये स्थान विश्व के सघन क्षेत्र हैं। भूमि उपयोग, भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना। साधारणतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं। क्या ऑस्ट्रिया में साल्जबर्ग, क्या है ये, कोई चित्र है, कोई शहर है। इस चित्र में आप भूमि के कितने उपयोग पहचान सकते हैं। भूमि के कितने उपयोग हैं। भूमि हम खेती के लिए उपयोग करते हैं, बसने के लिए उपयोग करते हैं, सड़कें बनाते हैं, नदियाँ बनाते हैं,
तालाब बनाते हैं, कुएं खोदते हैं। तो भूमि हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। भूमि है तो हम हैं, नहीं कहाँ जाएंगे सब लोग। चयनित देशों में भूमि उपयोग के अनुसार क्षेत्रफल का प्रतिशत। ऑस्ट्रेलिया, देखिए इसमें सबका प्रतिशत दिया है, कितना प्रतिशत वन है, कितना चारागाह है, कितना फसल भूमि है, अन्य उपयोग कितने हैं। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, भारत, जापान, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका और विश्व, सबका डेटा दिया हुआ है। कहाँ पे कितनी फसल भूमि है। भारत में सबसे ज़्यादा कृषि भूमि है, देख लो। ठीक है। चारागाह है 4%, वन है 22% और अन्य उपयोग है 17%। और सबसे ज़्यादा चारागाह कहाँ है, तो वो है ऑस्ट्रिया में। सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे हैं, तो ये है जापान में। ठीक है। सबसे ज़्यादा वन जापान में है। सबसे ज़्यादा कृषि भूमि भारत में है। सबसे ज़्यादा चारागाह कहाँ है, तो वो है ऑस्ट्रिया में। ठीक है। और सबसे ज़्यादा वन जापान में। और सबसे ज़्यादा अन्य उपयोग कहाँ किया जाता है, कनाडा में। अन्य उपयोग जैसे घर वर बनाने के लिए होगा, सड़कें, पुल, इसके लिए। विश्व, ऊपर दी गई सारणी का अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उन देशों के नाम बताइए जिनमें फसल भूमि, वन, चारागाह, अन्य उपयोगों के लिए भूमि का प्रतिशत सबसे अधिक है। इन देशों के भूमि उपयोग प्रतिरूपों और संभावित आर्थिक क्रियाओं में आप किस प्रकार संबंध स्थापित करेंगे। आओ कुछ करके सीखें। अपने घर पड़ोस में कुछ बुजुर्ग व्यक्तियों से बात करें और पिछले कुछ वर्षों में हुए भूमि उपयोग परिवर्तन के विषय में सूचना एकत्रित कीजिए। प्राप्त जानकारी को अपनी कक्षा में सूचना पट पर प्रदर्शित कीजिए। आप माम्बा और पीटर के परिवारों की भूमि उपयोग के विभिन्न तरीकों की सूची बना सकते हैं। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज, जल की उपलब्धता। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या, प्रौद्योगिकी, भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। स्वामित्व के आधार पर देखो, भूमि को दो भागों में बांटा गया है। स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फलों, नट, औषधीय बूटियों को एकत्रित करना। इस सामुदायिक भूमि में को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। लोगों के ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्र में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को, देखो ये भूमि का उपयोग दिया है किन किन चीज़ों के लिए होता है, पिक्चर के थ्रू समझाया है। देख लीजिए, खेती के लिए, चारागाह के लिए, घर बनाने के लिए, सड़कों के लिए, स्कूल, कॉलेज, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिना भूमि के हम कुछ कर ही नहीं सकते। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दर्शाते हैं। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। भूमि संसाधन का संरक्षण
बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। इससे इस प्राकृतिक संसाधन भूस्खलन को सामान्य रूप से शैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। वे प्रायः भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन होता है। यह नदी के प्रवाह को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है। नदी अवरुद्धता के अचानक फूट पड़ने से निचली घाटियों के आवासों में विध्वंस आ जाता है। पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है जो प्रायः जीवन और संपत्ति को आघात पहुंचाती है और चिंता का एक मुख्य विषय है। एक वस्तु स्थिति अध्ययन। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में रेकांग पीओ के निकट पंजी गांव में बड़े भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय महामार्ग 22 की पुरानी हिंदुस्तान तिब्बत सड़क 200 मीटर तक का भाग स्पष्ट हो गया। यह भूस्खलन पंजी गांव में तीव्र विस्फोटन द्वारा हुआ था। विस्फोटन के कारण ढाल का यह कमजोर क्षेत्र नीचे गिर गया, जिसके कारण सड़क और गांव के आसपास के क्षेत्र को क्षति पहुंची। पंजी गांव को किसी संभावित मानव विनाश से बचाने के लिए पूर्ण रूप से खाली कर दिया गया था। न्यूनीकरण क्रियाविधि। वैज्ञानिक प्रविधियों के विकास से हमें समझने की शक्ति मिलती है कि भूस्खलन उत्पन्न होने के कौन कौन से कारक हैं और उनका प्रबंधन कैसे करना है। भूस्खलन को रोकने की कुछ प्रविधियां निम्न हैं। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र का मानचित्र बनाकर इसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना। इस प्रकार इन क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है। भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण। भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि है। सतही अपवाह तथा झरना प्रवाहों के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किए गए हैं। ये दीजिए प्रतिधारी दीवार। देखिए, ऐसी दीवारें बनाने से भूस्खलन को रोका जा सकता है कुछ हद तक, लेकिन प्राकृतिक घटनाओं को रोकना मानवीय इच्छा शक्ति से परे है। हम कितने भी वैज्ञानिक हो जाएं, कुछ भी हो जाए, कितनी भी प्रौद्योगिकी डेवलप कर लें, लेकिन जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं ना, वो सबको फेल कर देती हैं। जैसे कि ये भूस्खलन, बाढ़, तूफान, इन सबको हम रोक नहीं सकते, लेकिन अपने कार्यों को अनुकूल ढंग से करने से हम इनको आने से रोक जरूर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं। मतलब रोक तो नहीं सकते, प्रबंधन जरूर कर सकते हैं, ठीक है, निपटने के लिए। देखिए, इसको फिर से पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर होगा। वैज्ञानिक प्रविधियों के विकास से हमें समझने में शक्ति मिली है। भूस्खलन उत्पन्न होने के कौन कौन से कारक हो सकते हैं और उनका प्रबंधन कैसे करना है। भूस्खलन को रोकने की कुछ प्रविधियां निम्न हैं। कौन कौन सी प्रविधियां हैं देखिए। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर इसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना। इस प्रकार इन क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है। भूमि खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण। भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि है। सतही अपवाह तथा झरना प्रवाहों के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किए गए हैं। शब्दावली। अपक्षय, तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधों, प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलाप द्वारा अनावरित शैलों का टूटना और क्षय होना।
के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है, इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। वनरोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग तथा अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं। मृदा, पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। क्या उपजाऊ बनाता है मृदा को? मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। ह्यूमस, मृदा परिच्छेदिका। ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा, बालू, गाद, क्ले के साथ उपमृदा, अपक्षयी चट्टानी पदार्थ, जन चट्टानें। क्या आप जानते हैं केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनाने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं? कितने लंबे समय में मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, देखते हैं मृदा के बारे में क्या क्या दिया है। देखो, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक: जनक, शैल, रंग गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज, मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करती हैं। उच्चावच, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। वनस्पति जात, प्राणी जात, सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। क्या है? वनस्पति, प्राणी जात, सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर तो प्रभावित करते हैं। समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और अन्य जीवन संसाधन। ये क्या दिया है क्रियाकलाप में, देखते हैं। भारत में जलोढ़, काली, लाल, लैटेराइट, मरुस्थलीय और पर्वतीय प्रकार की मृदाएं हो सकती हैं। विभिन्न प्रकार की मृदाओं की एक मुट्ठी एकत्रित कीजिए और निरीक्षण कीजिए वे किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न हैं। मृदा निर्माण के कारक: मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक, शैल का स्वरूप और जलवायविक कारक हैं। मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका, मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय, अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न हैं। मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक, शैल, स्वरूप, जलवायविक कारक। मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय, अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न हैं। मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। मृदा अपरदन और क्षीणता। मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए 2 मुख्य खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़ हैं। मृदा संरक्षण की कुछ विधियां निम्न प्रकार हैं। मृदा को किस तरह से संरक्षित
किया जा सकता है। और मृदा निम्नीकरण का और क्षरण संरक्षण के उपाय। निम्नीकरण किसकी वजह से होता है? वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षादोहन, भूस्खलन और बाढ़ हैं। मृदा संरक्षण की कुछ विधियां निम्न प्रकार हैं। मल्च बनाना, पौधों के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैव प्रवाल से ढक दी जाती है। इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। समोच्च रेखी जुताई, वेदिका फार्म, संसाधन एवं विकास, रक्षक मेखला। देखो ये रक्षक मेखला पेड़ों को लगाकर रक्षक मेखला बनाई जाती है। और ये लिपस्टिक के पेड़ हैं जिसे बल्ली भी बोलते हैं। वेदिका फार्म, चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगने के लिए उपलब्ध होता है। इनसे पृष्ठीय प्रभाव और मृदा अपरदन कम होता है। समोच्च रेखी जुताई, एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। रक्षक मेखला, तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं। समोच्च रेखी जुताई, एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती हैं। रक्षक मेखलाएं, तटीय प्रदेशों और रक्षक मेखलाएं तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। समोच्च रेखी रोधिकाएं, समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयां बनाई जाती हैं। क्या आप जानते हैं वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत 3850 घन किलोमीटर वर्ष थी, जो वर्ष 2000 में बढ़कर 6000 घन किलोमीटर वर्ष से भी अधिक हो गई है। चट्टान बांध, यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा की क्षति को रोकते हैं। बीज की फसल उगाना, वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती हैं। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका है, इसलिए इसे जल ग्रह कहना उपयुक्त है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में भी प्रारंभ हुआ था। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं को मदद करते हैं। महासागरों का जल लवणीय है और मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त है। अलवण जल केवल 2.7% ही है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच के बाहर हैं। केवल 1% अलवण जल उपलब्ध हैं और मानव उपभोग के लिए उपयुक्त हैं। भौम जल नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। देखो इसको फिर से पढ़ते हैं, इसमें थोड़ा डेटा है, इसको ध्यान से पढ़िए, ठीक है। ये हमारे एग्जामों में कई बार पूछा जाता है। इसमें इस स्लाइड में से आपके कई क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। देखो जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय, थोड़ा इसको जूम करते हैं।
जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका है, 3/4 भाग जल से ढका है, इसलिए इसे जलग्रह भी कहना उपयुक्त है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं को मदद करते हैं। महासागरों का जल लवणीय है, मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। अलवण जल केवल 2.7% है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमालयों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच के बाहर हैं। केवल 1% अलवण जल उपलब्ध हैं और वह मानव उपभोग के लिए उपयुक्त हैं। यह भौम जल नदियों, झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में पाया जाता है। औसतन एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन लगभग 150 लीटर जल का उपयोग करता है। लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपयोग। पीने में, खाने में, नहाने में, शौचालय में, वस्त्र उद्योग, बर्तन धोने में, बागवानी, कुल। सबसे ज़्यादा हम पानी किस में यूज़ करते हैं? शौचालय में और वस्त्र धोने में, ठीक है। इसलिए अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता है और न घटाया जा सकता है। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है, क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और वाह की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है। जैसा कि आप जानते हैं, इसे जल चक्र कहते हैं। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में ही करता है, वरना उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है। जल कृषि उद्योगों तथा बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने में भी प्रयोग किया जाता है। जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग, बढ़ता नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर है। जल उपलब्धता की समस्याएं। विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी अधिकांशतः अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिण, देखिए इसमें ज़्यादातर जो पानी की जल की उपलब्धता जिसमें कम है, ज़्यादातर वो पश्चिमी देश हैं। मतलब किसी भी कॉन्टिनेंट का पश्चिमी देश है। ऐसा क्यों है? देखिए यहाँ पे भी दिया है अधिकांशतः अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, देखिए पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया और पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित हैं जहां अक्सर सूखा पड़ता है। उनमें जल भाव की अधिक समस्या बनी रहती है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षा में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है, अथवा अति उपयोग और जल स्रोतों के संदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। जल संसाधनों का संरक्षण। आज के विश्व में शुद्ध पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। इस क्षीण होते
संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, तथापि इसका अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं। अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहित मल, कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक बहिस्राव जल के प्रमुख संदूषक हैं। इनमें शामिल नाइट्रेट धातुएं पीड़कनाशी जल को प्रदूषित कर देते हैं। इनमें से अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरण होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने में पूर्व बहिस्रावों को उपयुक्त विधि से शोधित करके जल प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है। वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र की स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है। वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि बहुत उपयोगी होती है। सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। ठीक है, देखो वाष्पीकरण, अब देखिए जैसे वाष्पीकरण, ऐसे तो हम जल को बचा लेते हैं, ठीक है, कि हमको स्प्रिंकलर सिंचाई को बढ़ावा देना है और जल को खुला नहीं रखना है, लेकिन हमारे देश में ऐसी कोई तकनीक नहीं है, हमारे ही देश में नहीं, अदर देशों में भी ऐसी अभी कोई तकनीक विकसित नहीं हुई है कि जब चलो वर्षा जल को हम संरक्षित कर सकते हैं, उसको भी नहीं करते हैं। और जब बाढ़ आती है उस समय इतना अधिक जल हो जाता है कि पूरे हर जगह वो भर जाता है, बस्तियों में घुस जाता है, ठीक है, शहरों में भी बाढ़ आते हैं। तो उस जल को संरक्षित करने का कोई उपाय क्यों नहीं निकालते? उस जल को भी तो संरक्षित किया जा सकता है ना। तो वही है कि जहाँ करना चाहिए वहाँ पे संसाधन ही नहीं है उसको करने के लिए, और हम छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देते हैं कि स्प्रिंकलर सिंचाई करनी चाहिए, हमें पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। अति उपयोग, प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं। अति उपयोग भाई अगर कृषि होगी तो उसमें पानी तो लगेगा ही, तो अति उपयोग, अब चाहे उसको अति उपयोग कहो चाहे अपने फिर संसाधन को, ये भी हमारे लिए एक संसाधन ही है कि अगर हम फसल उगाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या फिर। अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहित मल, कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक बहिस्राव जल के प्रमुख संदूषक हैं। इनमें शामिल नाइट्रेट धातुएं पीड़कनाशी जल को प्रदूषित कर देते हैं। इनमें से अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरण होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व बहिस्राव को उपयुक्त विधि से संशोधित करके जल प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है। वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र की स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है। वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि बहुत उपयोगी है। सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है। क्या आप जानते हैं
अपने घर की छत पर वर्षा जल एकत्र करके इस जल का संग्रहण करना एवं विभिन्न उत्पादक उपायों में लाना वर्षा जल संरक्षण कहलाता है। बिल्कुल। औसतन 2 घंटे की वर्षा का एक दौर 8000 लीटर जल बचाने के लिए काफी है। ठीक है। क्या है? प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। स्कूल के बच्चे हस्तशिल्प प्रदर्शनी में घूम रहे थे। प्रदर्शनी की वस्तुएं देश के भिन्न भिन्न भागों से एकत्रित की गई थी। मोना ने एक थैला हाथ में उठाया और उत्साह से कहा, यह एक सुंदर हैंड बैग है। अध्यापिका ने कहा, हाँ, यह जूट से बना है। क्या आप उन टोकरियों, दीप छत्रों और कुर्सियों को देखते हैं? वे बेंत और बांस की बनी हैं। भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी आर्द्र प्रदेशों में बांस प्रचुर मात्रा में पैदा किया जाता है। जेस्सी रेशम स्कार्फ देखकर उत्साहित थी। यह खूबसूरत स्कार्फ देखो। अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है। रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है जो शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। बच्चे समझ गए कि पौधे हमें अनेक विभिन्न उत्पाद प्रदान करते हैं जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन केवल स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरित क्षेत्र में पाए जाते हैं जिसे हम जैव मंडल कहते हैं। जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। किसको पारितंत्र कहते हैं? सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती हैं। देखिए, ये चीज़ हम इंसानों पर भी लागू होता है। हम आज, पहले हमारी ज्वाइंट फैमिलीज हुआ करती थी, लेकिन आज न्यूक्लियर होती जा रही है। फिर भी न्यूक्लियर होने के बाद भी हम सबको एक दूसरे की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। सेम वही फंडा इसमें है। हर जीवित जातियों की जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर परस्पर संबंधित और निर्भर रहती हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। जैसे क्यों ना हो एक रिक्शा वाला, क्यों ना हो एक बस ड्राइवर हो, एक ट्रेन ड्राइवर हो, एक एरोप्लेन ड्राइवर हो, हैं तो सब ड्राइवर, और वो भी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी के पास जाते होंगे, किसी की मदद लेते होंगे। आप एक ऑफिस में नौकरी कर रहे हो, वहाँ भी आपका कोई सहयोग कर रहा है, आप किसी का सहयोग कर रहे हो, कोई आपका सहयोग कर रहा है, तो हम लोग परस्पर आपस में ही निर्भर होते हैं एक दूसरे पर। वो दुकानदार हो, आप जहाँ से सब्जी लेने जाते हो, या फिर कोई स्टेशनरी शॉप हो, कॉस्मेटिक शॉप हो, कोई भी चीज़ हो, हम सब एक दूसरे पे निर्भर हैं। कभी उनकी आपसे ज़रूरत होगी, कभी आपको की उनसे ज़रूरत होगी। तो ये निर्भरता ही पारितंत्र का निर्माण करता है। और प्रकृति हमेशा बैलेंस करती है हर चीज़ को। बहुत ज़्यादा कोई अमीर हो जाता है, उसको किसी न किसी तरीके से बैलेंस, देखते हैं ना लोग, बहुत बड़े बड़े लोग जो डाउन टू अर्थ होते हैं, उनका क्यों वो डाउन टू अर्थ हो जाते हैं? क्योंकि आप जितना ही आपका लेवल ऊपर जाता जाएगा, आप जितनी ही अच्छी पोस्ट पे जाओगे, आप या बिजनेसमैन हो, जितनी ही आप दुनिया को जानते जाओगे ना, उतना ही अपने आप को छोटा महसूस करते जाओगे। और ये प्रकृति द्वारा, नेचर द्वारा डिफाइन होता है कि वो सबको बैलेंस करके रखती है। जिसके पास सब कुछ है वो हमेशा नीचे की तरफ आने लगता है धीरे धीरे। देखिए, एकदम मैच्योरिटी आ जाती है चेहरे पे, और वो समझ जाता है कि नहीं भाई, जीवन नीचे ही है। और जिसके पास पैसे नहीं हैं, वो गरीब तबके से है, वो हमेशा आपको दिखेगा कि वो हमेशा ऊपर उठता हुआ उठने की कोशिश करेगा। और सोचे, मतलब होता है ना, कंपटीशन होता है। तो जितने अमीर होते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है, हर चीज़ ज़िंदगी जी चुके होते हैं, वो डाउन टू अर्थ आने लगते हैं। और जिनके पास पैसे नहीं हैं, वो अप होते हैं धीरे धीरे। हालांकि बाद में दोनों को डाउन ही होना है, एक ही लेवल पे आ जाते हैं सब। यही प्रकृति सबको बैलेंस रखती है, सबको संतुलित रखती है, बैलेंस बना के रखती है। कोई किसी
से अपने आप को बहुत बड़ा दुर्रम खा ना समझ पाए। उस समय इंसान बैलेंस हो जाता है। इंसान का जिस दिन घमंड, ईगो, क्रोध, ईर्ष्या सब खत्म हो जाती है, उस दिन इंसान बैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। बहुत सारी ज्ञान की बातें हो गई। वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन हैं। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं। वनस्पति हमें क्या क्या देते हैं आप ये जान लो, नहीं जानते हो तो आप जान लो। वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन हैं। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिसमें हम सांस लेते हैं। और हम पौधों को क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं, रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं। भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं। हमें फल, लैक्टेस, टारपीन का तेल, गोंद, औषधि पौधे और कागज प्रदान करते हैं जो आपके अध्ययन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। पौधों के असंख्य उपयोग हैं, उनमें आप कुछ और जोड़ सकते हैं। वन्य जीवन के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट एवं जलीय जीव रूप आते हैं। उनसे हमें दूध, मांस, खाल और ऊन प्राप्त होती है। कीट जैसे मधुमक्खी हमें शहद देती हैं, फूलों के परागण में मदद करती हैं और पारितंत्र में अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर हैं और अपघटकों के रूप में कार्य करती हैं। गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हों अथवा छोटे, सभी पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य हैं। जैसे जंगल का राजा शेर होता है और वो छोटे छोटे जीवों को खाकर वो भी बैलेंस बनाने का काम करता है। और टाइगर जो बड़े बड़े जानवरों को शिकार कर लेता है, वो भी बैलेंस बनाने का काम करता है। नहीं तो बहुत ज़्यादा जीव हो जाएंगे, पता चला मानव से ज़्यादा जीव हो गए तो फिर मानव को ही ख़त्म कर देंगे। ठीक है, ये देखिए है घास स्थल। ठीक है, ये प्यारा सा पक्षी है गिद्ध, जो पर्यावरण को, जो मृत जीवों को खाकर पर्यावरण को संरक्षण, अपमार्जित करने का काम करता है। क्या है, आइए थोड़ा जानते हैं। क्या आप जानते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डिक्लोफिनैक एस्प्रिन अथवा इबुप्रोफेन और पीड़ानाशी से किया जाता था, उनके अपमार्जक उपरांत गिद्ध किडनी खराब होने से मर रहे थे। पशुओं पर इन औषधियों के उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं गिद्धों को बचाने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये जो डिक्लोफिनैक एस्प्रिन अथवा इबुप्रोफेन जैसे पीड़कनाशी से किया जाता था, उनके अपमार्जन क्या है, ये क्या दिया है, अपमार्जन उपरांत गिद्ध किडनी खराब होने से मर रहे थे। पशुओं पर इन औषधियों के उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं तथा आरक्षित स्थान पर गिद्ध के प्रजनन के प्रयास किए जा रहे हैं। ये यहाँ तक हो गया। गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हों अथवा छोटे, सभी पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में रखा जा सकता है, जैसे वन, घास स्थल, गुल्म और टुंड्रा। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में
विशाल वृक्ष उग सकते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है, देखो वन में अजगर, देख रहे हो, शकल ही डरावनी होती है। वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उनकी सघनता कम हो जाती है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियाँ एवं गुल्म उगते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधों की जड़ें गहरी होती हैं। वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोमी सतह वाली होती हैं। शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मॉस और लाइकेन सम्मिलित हैं। क्षेत्रों में पौधों की जड़ें गहरी होती हैं। वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोमी सतह वाली होती हैं। शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मॉस और लाइकेन सम्मिलित हैं। वनों को उनकी पत्तियां गिराने के आधार पर प्रायः सदाहरित वन और पर्णपाती वन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। सदाहरित वन उन्हें कहते हैं जिन वनों के वृक्ष वर्ष के किसी भी ऋतु में अपनी पत्तियां एक साथ नहीं गिराते हैं। पर्णपाती वन ऐसे वन हैं जिनके वृक्ष वाष्पोत्सर्जन से पर्णपाती वन ऐसे वन हैं जिनके वृक्ष वाष्पोत्सर्जन से होने वाली हानि को रोकने के लिए किसी विशेष ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ये वन विभिन्न अक्षांशों में इनकी स्थिति के आधार पर उष्णकटिबंधीय अथवा शीतोष्णकटिबंधीय में वर्गीकृत किए गए हैं। आप पिछली कक्षा में विभिन्न प्रकारों के वन, उनके वितरण और उनसे संबंधित प्राणी जीवन के बारे में विस्तार से पढ़ चुके हैं। पिछली 2 शताब्दियों में विश्व में कितने लोग थे, इस समय उनसे कहीं अधिक लोग हैं। बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए, फसलों को उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्रों से वृक्ष काट दिए गए हैं। विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है। इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण की तुरंत आवश्यकता है। आगे चलते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण। वन हमारी संपदा है। पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं और साथ ही पारितंत्र को भी अनुरक्षित रखते हैं। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। बहुत सी जातियां असुरक्षित अथवा संकटापन्न हैं, कुछ लुप्त होने के कगार पर हैं। वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल और भूस्खलन। सुनामी के पश्चात ग्रेट निकोबार के वर्षा प्रचुर वन में क्षति, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। क्या था लास्ट लाइन, क्या था? प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण। वन हमारी संपदा है। पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं और साथ ही पारितंत्र को भी अनुरक्षित रखते हैं। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। बहुत सी जातियां असुरक्षित अथवा संकटापन्न हैं और कुछ लुप्त होने के कगार पर हैं। वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल और भूस्खलन। सॉरी, कहाँ गायब हो गया?
ये हो गया, ये हो गया। सुनामी के पश्चात ग्रेट निकोबार, देखो ग्रेट निकोबार असुरक्षित अथवा संकटापन्न है, कुछ लुप्त होने के कगार पर हैं। वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल और भूस्खलन। सुनामी के पश्चात ग्रेट निकोबार के वर्षा प्रचुर वन में क्षति, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। ब्लैक बक को सुरक्षा की आवश्यकता है, ये बहुत ही कम रह गए हैं, इसीलिए इनका संरक्षण अति आवश्यक हो गया है। में से कुछ मानव और प्राकृतिक कारक हैं जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। आज की मुख्य चिंताओं में से एक अनाधिकार शिकार करने की संख्या का बढ़ना है, जिससे कुछ खास प्रजातियों की संख्या में तेजी से कमी आई है। पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दांत, पंखों के साथ साथ सींगों के एकत्रीकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनाधिकार शिकार किया गया है। इनमें से कुछ जंतु चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बक, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर हैं। इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। ठीक है, ये जितने भी इसमें पशुओं के नाम बताए गए हैं, शेर, हाथी, ब्लैक बक, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर, इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। दावानल, दावानल मतलब जंगलों में लगी आग। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, दावानल क्या होता है। ठीक, और ऐसी बहुत सारी देखिए ये न्यूज़ आई हैं जहाँ पे आग लग गई है वनों में। देखिए क्या है, डिड ग्लोबल वार्मिंग फॉर फैन द wildfire. California wildfires spread nearly 1 million tons of flea. The California fell to a natural disaster. ठीक है, California breathes easy as fire tamed. आगे चलते हैं, इसमें क्या दिया है। दावानल प्राणी जात और वनस्पति संपूर्ण, एक मिनट, दावानल प्राणी जात और वनस्पति जात के संपूर्ण क्षेत्र के लिए एक खतरा है। दावानल मुख्य रूप से 3 कारणों से घटित होता है। त्वरित झंझा के कारण प्राकृतिक अग्नि का लगना, लोगों की लापरवाही के कारण घास फूस में जनित ऊष्मा के कारण अग्नि का लगना, स्थानिक लोगों, उद्यमी एवं शरारती लोगों द्वारा किसी उद्देश्य से अग्नि लगाना, शिक्षण द्वारा अग्नि लगने से रोकना, परीक्षण बिंदुओं, निपुण भूमि चौकसी तथा संचार जाल के समन्वित जाल द्वारा अग्नि लगने का शीघ्र पता लगाना। राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक तंत्री को पारिस्थितिक एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीवन अभयारण्य, जैव मंडल निचय हमारी प्राकृतिक वनस्पति वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। संकरीय घाटियों, झीलों, आर्द्रभूमि संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है। यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग न किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलाप से अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल कर दी है। उथल पुथल कैसे की है कि जंगलों से हम रेलवे निकाल रहे हैं और सड़कें बना रहे हैं, टूरिज्म डेवलप कर रहे हैं, होटल्स बना रहे हैं। इसकी वजह से जो जीव जंतुओं का अंधाधुंध शिकार हुआ है उनको वहाँ से हटाया गया। अगर एक पेड़ कटता है वहाँ पे बैठने वाले पक्षी वहाँ से गायब हो जाते हैं। ठीक है, यही कारण है। राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभयारण्य, जैव मंडल निचय हमारी प्राकृतिक वनस्पति और अन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। संकरीय घाटियों, झीलों, आर्द्रभूमियों का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है। ठीक है, यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग न किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता है।
विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल कर दी है। अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण या तो वे विलुप्त हो गए हैं या विलुप्त होने के कगार पर हैं। प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों जैसे सामाजिक वानिकी महोत्सव को प्रोत्साहित करना चाहिए। स्कूल के बच्चों को पक्षी देखने, प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे विविध जातियों के निवास का अवलोकन कर सकें। ठीक है। और बड़े होने के नाते हमें अपने घर के बच्चों को जीव जंतुओं के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए कि उनके प्रति उनके अंदर दया भाव हो, उनकी सेवा का दया भाव। और रियलिटी यही है कि हम मानवों का जन्म ही इसीलिए हुआ है कि हम जीव जंतु पशु पक्षियों का हम ध्यान रख सकें, अपने साथ साथ उनका भी ध्यान रख सकें, उनकी केयर कर सकें। असली जन्म हमारा इसीलिए हुआ है, हम मानवों का जातियों के निवास का अवलोकन कर सकें। बहुत से देश पक्षियों और पशुओं को मारने और उनके व्यापार करने के विरुद्ध है। भारत में शेरों, चीतों, हिरणों, भारतीय सारंग और मोर को मारना अवैध है। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा की स्थापना की गई है, जिसने प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की है। इस सूची में दिए गए सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार करने के पर प्रतिबंध लगाया गया है। पौधों और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हाथियों का झुंड। जैवमंडल निचय, यह वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े संरक्षित क्षेत्रों एक श्रृंखला है जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। क्या आप जानते हैं CITES, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणी एवं पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है। मोटे तौर पर पशुओं की 5000 जातियां और 28000 जातियां रक्षित की गई हैं। पशुओं की 5000 जातियां और पौधों की CITES के तहत द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, फौना मतलब पेड़ पौधे, फ्लोरा मतलब जीव जंतु। ठीक है। सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ठीक। इसका उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणियों और पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है। मोटे तौर पर पशुओं की 5000 जातियां, पौधों की 28000 जातियां रक्षित की गई हैं। भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, प्रवाल, आर्किड और एलो कुछ उदाहरण हैं। भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। क्वेश्चन, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी 2 मुख्य जलवायु कारक कौन से हैं? भूमि निम्नीकरण के कोई 2 कारण लिखिए। भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है? किन्हीं 2 सोपानों के नाम बताइए जिन्हें सरकार ने पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया है। जल संरक्षण के 3 तरीके बताइए। इसको आप अपनी कॉपी पर भी लिख सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी आप लिखकर जवाब दे सकते हैं। ठीक है। सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। निम्नलिखित में कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है? समय, मृदा का गठन और जैव पदार्थ। समय और मृदा का गठन ये है। जैव पदार्थ, मृदा का जैव क्या है? कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है?
समय तो होता है, मृदा का गठन भी होता है, मृदा का गठन होता है, जैव पदार्थ तो होते ही हैं, समय भी होता है, समय भी लगता है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? रक्षक मेखला, मल्चिंग, वेदिका कृषि। रक्षक मेखला, निम्न क्या है? तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए ये वेदिका कृषि होती है, ठीक है। रक्षक मेखला बांधों पर बनाया जाता है या ऐसे ऊंचा होता है जहाँ पे, वहाँ पे। वेदिका कृषि होती है पहाड़ों पर ऐसे ढालू स्थानों पर काट कर यहाँ खेत बना दिया जाता है, जिससे यहाँ की मिट्टी बहती है तो इन खेतों में आ जाती है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक के संरक्षण में अनुकूल नहीं है? प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है। बल्ब को बंद कर देना चाहिए, प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है। बल्ब को बंद कर देना चाहिए जब आवश्यकता न हो, सही है। नल को उपयोग के बाद तुरंत बंद कर देना चाहिए, बिल्कुल। खरीदारी के बाद पॉलीपैक को नष्ट कर देना चाहिए, नष्ट तो कर देना चाहिए, बट उसके लिए उसको जलाना पड़ेगा। तो ग नहीं होगा, ठीक है। देखिए, भूमि उपयोग कहाँ होता है? भूमि का उपयोग कहाँ होता है? समुद्ररेखी जुताई, ऊपरी मृदा पर निक्षेपित जैव पदार्थ, भूमि का उत्पादनकारी उपयोग, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल बीच जुड़ा एक संकरा क्षेत्र, मृदा अपरदन को रोकना, ह्यूमस, ऊपरी मृदा निक्षेपित जैव पदार्थ, चट्टान बांध, मृदा अपरदन को रोकना, जैव मंडल, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल के बीच जुड़ा एक संकरा क्षेत्र, ठीक है। भूमि उपयोग, उत्पादनकारी उपयोग, ठीक। तो चलिए दोस्तों, ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और प्लीज़ चैनल को आगे बढ़ाइए ताकि मैं और मोटिवेट हो सकूं, सारे एनसीईआरटी की कंप्लीट कर सकूं, सारी बुक्स। तो दोस्तों धन्यवाद, नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं।